नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आओ सब कुछ जानने में। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, या यूँ कहूँ कि जिस कहानी के माध्यम से मैं आपको इंग्लिश सिखाने वाली हूँ, वो कहानी है एक ट्री और एक हर्बल ट्री की। ट्री का मतलब होता है सागौन का पेड़, और हर्बल मतलब होता है जड़ी बूटी, छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, वो वाले। तो एक ऊंचे पेड़ की और एक छोटे से पेड़ की कहानी है। तो इस कहानी में इंग्लिश तो हम सीखेंगे ही, लेकिन एक और बात सीखेंगे कि अति सर्वत्र वर्जयेत, मतलब अति सब जगह हानिकारक होती है। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। तो चलिए कहानी सुनते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, वोकैबुलरी सीखते हैं और कुछ ऐसी बातें भी सीखते हैं जो हमें लाइफ में भी काम आने वाली हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। द ट्री एंड द हर्बल ट्री। अच्छे कमेंट्स, पर यार आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। कहानी का नाम है स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग ताकतवर, वीक कमजोर। ये दोनों जो वर्ड्स है उनकी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव हम कैसे पहचानें कि कोई शब्द एडजेक्टिव है? तो हम ऐसे पहचान सकते हैं कि हम उस शब्द को किसी नाउन के पहले रख के देख लें। जैसे मैंने आपको शब्द दिया मोटा, तो आप किसी भी नाउन के पहले रख के देख लीजिए। मोटा आदमी, मोटा लड़का, मोटा पेड़। यदि आपको ठीक ठीक जम रहा है कि हाँ ये ठीक लग रहा है, तो वो एडजेक्टिव कहलाया। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऐसे ही पहचान लेते हैं। धीरे धीरे जब आप चीज़ों को पढ़ने लगेंगे, बार बार देखेंगे, तो वो अपने आप आपके मन में आ जाएगा कि हाँ ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है। अभी आपको थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, तो कहानी को आगे शुरू करते हैं। देयर वॉज अ प्राउड टीक ट्री इन द फॉरेस्ट। देयर का मतलब वहाँ होता है, लेकिन यहाँ पे वहाँ सेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि देयर एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है। मतलब सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा है कि हाँ सेंटेंस में आगे है। जब हम कोई नॉर्मल इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोई ऐसी खास कोई एक्शन नहीं हो रहा होता है, तो हम देयर का यूज़ करते हैं। अब चूँकि हमारी कहानी पास्ट टेंस में चल रही है, तो हम यहाँ पर वॉज का यूज करेंगे। यदि यही कहानी हमारी प्रेजेंट टेंस में चल रही होती, तो हम इसको देयर इज़ का यूज़ करते। तो देयर वॉज एक था अ प्राउड टीक ट्री। तो टीक ट्री का मतलब होता है सागौन का पेड़। जो टीक ट्री होता है, मतलब सागौन का पेड़ जो होता है, उसका वैज्ञानिक नाम होता है टेक्टोना ग्रैंडिस। जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होंगे वो समझ गए होंगे वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नाम टेक्टोना ग्रैंडिस। तो देयर वॉज अ प्राउड टीक ट्री इन द फॉरेस्ट। जंगल में एक सागौन का पेड़ था, या प्राउड घमंडी पेड़ था। ही वॉज टॉल, वह लंबा था, एंड स्ट्रॉन्ग और मजबूत था। तो वह कैसा पेड़ था? एक लंबा और स्ट्रॉन्ग पेड़ था। देयर वॉज अ स्मॉल हर्ब नेक्स्ट टू द ट्री। देयर वॉज एक थी, अ स्मॉल एक छोटी सी, हर्ब का मतलब होता है जड़ी बूटी। जड़ी बूटी जैसे कि तुलसी का पौधा हो गया, पुदीना का पौधा हो गया, धनिया का पौधा हो गया। तो ये कितने छोटे छोटे से होते हैं, मतलब उनकी हाइट ही उतनी होती है, पूरी लाइफ टाइम उतनी हाइट होती है, छोटी छोटी सी। तो एक उसी पेड़ के बगल में एक हर्ब का ट्री था, एक औषधि का पेड़ था, हम ऐसे ले सकते हैं। नेक्स्ट टू द ट्री, नेक्स्ट का मतलब होता है बगल में। तो एक सागौन का पेड़ था, उसके बगल में एक जड़ी बूटी का पेड़ था। द टीक ट्री सेड, सागौन के पेड़ ने कहा। अब देखो यहाँ पर टीक ट्री के पहले आ का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर टीक के पहले दा का यूज हुआ है। तो दा एक आर्टिकल है, तो द आर्टिकल का यूज हम इस सेंस में भी यूज कर सकते हैं कि जो जिस चीज के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, उसके बारे में, उसी के बारे में हम फिर से बात करें, तो हम दा का यूज करते हैं। जैसे हमने कहा आ बॉय, एक लड़का। अब हमें उसी लड़के की बात अगले सेंटेंस में करनी है, तो हम बोलेंगे दा बॉय। ये दा बॉय वही लड़का है जिसकी बात मैंने पहले वाले सेंटेंस में की थी। आई होप समझ में आ गया होगा। तो द टीक ट्री सेड, उस पेड़ ने कहा, आई एम वेरी हैंडसम, मैं बहुत ही सुंदर हूँ, एंड स्ट्रॉन्ग और बहुत मजबूत हूँ। नो वन कैन डिफीट मी। नो वन यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है। तो नो वन कैन डिफीट मी। कैन एक मॉडल वर्ब है और डिफीट मैन वर्ब है। तो नो वन कैन डिफीट मी मतलब कोई भी मुझे हरा नहीं सकता है। मी भी यहाँ पर प्रोनाउन है। हियरिंग दिस,
यह सुनकर द हर्ब रिप्लाइड, हर्ब ने उत्तर दिया। अब देखो, आंसर देने का मतलब भी उत्तर होता है और रिप्लाई करना मतलब भी उत्तर देना होता है। तो रिप्लाई और आंसर में क्या अंतर है? तो रिप्लाई और आंसर में एक माइनर सा अंतर होता है, एक छोटा सा अंतर होता है कि रिप्लाई का यूज़ हम तब करते हैं जब हम नॉर्मल सी बात कर रहे हों, किसी सामान्य बातचीत में उत्तर दे रहे हों या किसी संदेश का उत्तर दे रहे हों। फॉर एग्जाम्पल, आई रिप्लाई टू हिज मैसेज, मैंने उसके संदेश का उत्तर दिया। और आंसर का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी प्रश्न का या समस्या का समाधान करते हैं, जैसे सी आंसर्ड द क्वेश्चन। तो अंतर समझ में आया कि रिप्लाई में और आंसर में क्या अंतर होता है। हर्ब ने रिप्लाई किया, डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, टू मच प्राइड इज हार्मफुल। टू मच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा किस सेंस में? नेगेटिव सेंस में। तो टू मच प्राइड इज हार्मफुल। हार्मफुल मतलब होता है नुकसानदायक, जो नुकसान पहुंचाए। तो बहुत ज़्यादा घमंड करना, बहुत ज़्यादा घमंडी बातें करना, खुद की तारीफ करना या खुद पे अभिमान करना हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है। हार्मफुल की पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इवन द स्ट्रॉन्ग विल फॉल वन डे, मतलब एक ये कहावत टाइप की है कि जो ऐसा कहा जाता है कि जो ताकतवर होते हैं वही एक दिन गिर जाते हैं, जो घमंडी लोग अपनी तारीफ करते रहते वही एक दिन गिर जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। आखिर क्योंकि घमंड तो रावण का भी नहीं टिका, ऐसा कहते हैं ना। द टीक इग्नोर्ड द हर्ब्स वर्ड्स, टीक ट्री ने इग्नोर किया मतलब ध्यान नहीं दिया उसके शब्दों को। किसके शब्दों को? उस हर्ब्स के। ही कंटिन्यूड, उसने जारी रखा, टू प्रेज हिमसेल्फ, खुद की तारीफ करना। प्रेज मतलब होता है तारीफ करना, तो उसने खुद की तारीफ करना जारी रखा। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो, ब्लो मतलब होता है बहना, ब्लो मतलब होता है बहना, और ब्लो BLEW, तो इसका मतलब होता है बही, जो ब्लो का पास्ट टेंस में मतलब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। द टीक स्टूड फर्मली, एक दिन बहुत तेज हवा बही, जो पेड़ है वह मजबूती से खड़ा रहा, बिल्कुल सीना ताने खड़ा रहा, ना इधर हुआ ना उधर हुआ। इवन व्हेन इट रेन्ड, यहाँ तक कि बारिश हुई। द टीक स्टूड स्ट्रॉन्ग बाय स्प्रेडिंग इट्स लीव्स, लेकिन जो पेड़ है वह खड़ा था स्ट्रॉन्ग मजबूती से, बाय स्प्रेडिंग इट्स लीव्स, अपनी पत्तियों को फैलाए हुए आराम से बिल्कुल खड़ा रहा, मजबूती से सीना ताने खड़ा रहा, बिल्कुल टसका मस नहीं हुआ। ड्यूरिंग दीज टाइम्स, इस समय के दौरान, द हर्ब बोड लो, बो मतलब होता है झुकना और बोड मतलब झुकी। तो इस समय के दौरान, किस समय के दौरान? जब बहुत तेज पानी गिर रहा था, बारिश हो रही थी, बहुत तेज हवा चल रही थी, तो उस समय जो जड़ी बूटी थी, जो हर्ब थी, वह झुकी रही। द टीक मेड फन ऑफ द हर्ब, मेड फन ऑफ हर्ब मतलब उसने जड़ी बूटी का मजाक उड़ाया। ये एक फ्रेज होता है मेक, जैसे हम कहते हैं टेक अ बाथ, नहाना हम लेते तो नहीं है लेकिन हम क्या कहते हैं? टेक अ बाथ। जैसे हम कहते हैं टेक आ टी, हम ये नहीं कहते कि ड्रिंक टी, चाय पीते नहीं है, टेक आ टी, हम चाय लेते हैं। ऐसे ही होता है मेक अ फन, मजा उड़ाना, मजाक उड़ाना किसी का। तो द टेक मेड फन ऑफ हर्ब, जड़ी बूटी का मजाक उड़ाया, उस हर्ब का मजाक उड़ाया इस पूरे समय के दौरान। वन डे, एक दिन, देयर वॉज अ स्टॉर्म इन द फॉरेस्ट, एक दिन जंगल में तूफान था या तूफान आया था। द हर्ब बोड लो, जो हर्ब थी वो तो विनम्र थी, तो वो झुक गई। एज यूजुअल हमेशा की तरह। द टीक डिड नॉट वॉन्ट टू बो, हमेशा की तरह सागौन का पेड़ झुकना नहीं चाहता था, वह चाहता था कि मैं बिल्कुल डटा रहूं, खड़ा रहूं। ठीक है। द स्टॉर्म केप्ट ग्रोइंग स्ट्रोंगर, कीप ग्रोइंग का मतलब होता है जारी रखना मजबूती से। स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगर का मतलब होता है और मजबूत और मजबूत, तो उसने खुद को और मजबूत और मजबूत और मजबूत बनाना जारी रखा। द टीक, सागौन का वृक्ष, कुड नो लॉन्गर बियर इट, ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर सकता था इसे किसे? स्टॉर्म को। तो उस तूफान को टीक ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर सकता था। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, फील मतलब होता है महसूस करना और उसका सेकंड फॉर्म है फेल्ट, महसूस करना, महसूस किया, महसूस किया। फील, फेल्ट, फेल्ट।
तो ही फेल्ट उसने महसूस किया हिज स्ट्रेंथ गिविंग वे, उसकी जो मजबूती है, उसकी जो शक्ति है, गिविंग वे मतलब कमज़ोर पड़ रही है, टूट रही है। गिव वे एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है हाथ खड़े कर देना, सीधी भाषा में मतलब टूट जाना, कमज़ोर पड़ जाना। तो उससे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी शक्ति अब जवाब दे गई है, अब वह और सहन नहीं कर सकता। ही ट्राइड हिज बेस्ट, उसने अपना 100% दिया। टू स्टैंड अपराइट मतलब सीधा खड़ा रहने के लिए, तो उसने खुद को सीधा खड़ा रखने के लिए अपना 100% दिया। बट लेकिन इन द एंड लास्ट में ही फेल डाउन, वह नीचे गिर गया। दैट वॉज द एंड, यह अंत था। ऑफ द प्राउड ट्री, उस घमंडी पेड़ का, तो यह उस घमंडी पेड़ का अंत था। When everything was calm again, काम मतलब होता है शांत, अगेन मतलब दोबारा, was मतलब था, everything मतलब सब कुछ, when मतलब जब। तो जब सब कुछ शांत हो गया था, जब तूफान थम गया था, शांति हो गई थी। द हर्ब स्टूड स्ट्रेट, तो जो हर्ब थी वह सीधी खड़ी हो गई। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा। ही सा, उसने देखा। दैट द प्राउड टीक हैड फैलन, उसने देखा कि सागौन का पेड़ गिर चुका था। जो हेड है वह पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, जिसका मीन हम निकालते हैं चुका था, दिया था, किया था, मतलब जो काम उस समय तक हो चुका था, तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है, वहाँ पर हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी, प्राइड गोज बिफोर अ फेल, प्राइड गोज, प्राइड मतलब होता है घमंड, गोज मतलब जाता है, बिफोर अ फॉल मतलब अहंकार पतन से पहले आता है। इसका मतलब क्या होगा, जो घमंड है वह पतन की, पतन मतलब होता है नाश, किसी का विनाश हो जाना। तो ये एक इंग्लिश की कहावत है कि प्राइड गोज बिफोर अ फेल, मतलब अहंकार पतन से पहले आता है, जब विनाश होना होता है तब अहंकार आता है। रामधारी सिंह दिनकर जो कि हिंदी के बहुत विख्यात कवि हैं, आपने नाम सुना होगा, उनकी बहुत अच्छी लाइन है, रश्मि रथी की लाइन है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। मतलब जब किसी व्यक्ति का नाश होना होता है पहले घमंड आ जाता है उस व्यक्ति में, और जो घमंड है वह विनाश की पहली सीढ़ी है। तो ये हमारी आज की स्टोरी थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। आने से पहले आपसे एक क्वेश्चन है, मैंने स्टोरी के पहले आपको टीक ट्री मतलब सागौन के पेड़ का साइंटिफिक नेम बताया था, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताइए कि टीक ट्री का साइंटिफिक नेम क्या होता है। देखते हैं आपने कितने ध्यान से सुना है, और हाँ आगे मत जाइएगा। तो आपने मेरी कहानी को बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद। और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और तब थोड़े से भी हेल्पफुल होते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में कुछ और नए ज्ञान के साथ, जीवन का ज्ञान और इंग्लिश का ज्ञान। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।